मेरा सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन अब जब मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं अपनी बहन की शिक्षा के लिए कपड़े की फैक्ट्रियों में काम करता हूँ ताकि वह डॉक्टर बन सके। यह असहनीय गर्मी है। उन्हें इन परिस्थितियों में हर दिन काम करना पड़ता है, बिना स्कूल जा पाने के, बिना भविष्य की कल्पना कर पाने के। यह सपना अलग है। वे बिना किसी प्रकार की सुरक्षा के काम करते हैं, नंगे पांव, और अधिकांश इस अत्यंत विषैले तरल पदार्थ में। मैं वहाँ रात 10 बजे तक काम करता हूँ। अक्सर मैं 1 या 2 बजे सोने जाता हूँ। माँ नाराज होती है क्योंकि फैक्ट्री में काम शुरू करने के बाद से मैं अच्छी तरह से सो नहीं पाता। वे नहीं चाहते कि हम यहाँ करीब आए। वे हमें इस तरफ ले जाते रहते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कि दूसरी तरफ इस फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं और वे कपड़े हमारे स्टोर्स में पहुँचते हैं और जिन्हें हम खुद पहनते हैं। मेरा नाम यूसेफ है और मेरा एक मिशन है दुनिया की यात्रा करना, सबसे असाधारण लोगों से मिलना और उनसे एक सरल सवाल पूछना। आपके लिए खुशी क्या है? हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। ये बिल्कुल ऐसे ही कारखानों से आता है जैसे वह शर्ट जो आप अभी पहन रहे हैं, और जितना कम हमने इसके लिए भुगतान किया, मानव कीमत उतनी ही अधिक है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे आसपास के मजदूर ज्यादातर बच्चे हैं। इस मिशन का लक्ष्य यहाँ ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में है, ये पता लगाने के लिए कि अक्सर पश्चिम में जो कपड़े आते हैं वे कौन बनाता है, वे किन परिस्थितियों में काम करते हैं, और मैं इन बच्चों की कैसे मदद कर सकता हूँ। लेकिन एक कदम पीछे चले। एक समय था जब फैशन विशिष्टता और लग्जरी का पर्याय था, लेकिन 20वीं सदी के अंत में तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक बदलाव और वैश्वीकरण के संयोजन से सब कुछ उलट पुलट कर दिया। कपड़ा उत्पादन एक तेज और आर्थिक दौड़ बन गया। कंपनियों ने सचमुच नए कपड़ों से बाजार को भरना शुरू कर दिया, तेजी से रुझानों को उत्पन्न करना। उसके बाद अधिक से अधिक लोग जो नवीनतम फैशन में कपड़े पहनना चाहते हैं ताकि वे कौन हैं या वे कौन बनना चाहते हैं को व्यक्त कर सकें। इस प्रकार फास्ट फैशन का जन्म हुआ, और ठीक इसी बिंदु पर एक देश, विशेष रूप से बांग्लादेश, वेस्टर्न फैशन की मांग को पूरा करने का वादा किया, जिसने कपड़ों के लिए भारी वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए एक राष्ट्र के सभी उत्पादक प्रयासों को लगभग पूरी तरह से कपड़ा उद्योग पर केंद्रित कर दिया, लेकिन बहुत अधिक कीमत पर, जो केवल श्रमिकों द्वारा चुकाई जाती है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो अब 21वीं सदी के नए गुलाम बन गए हैं। एक ऐसा पर्यावरण जो रासायनिक कचरे से प्रदूषित है, अनैतिक उद्योगों द्वारा जारी किया गया, धीरे धीरे भूमि और पानी को विषाक्त करना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। फर्स्ट फैशन की उत्पत्ति की हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, बुरीगंगा नदी के किनारे के सामने, या जो कुछ भी इससे बाकी है, क्योंकि आज ये दुनिया की सबसे प्रदूषित और विषैली नदियों में से एक बन गई है, बिल्कुल तेज फैशन के कारण। बस सोचो, बांग्लादेशी सरकार का अनुमान है कि हर दिन इसके जल में लगभग 21,000 घन मीटर बिना उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है। वास्तव में झुग्गी के निवासी गंभीर त्वचा, आंतों और श्वसन रोगों से पीड़ित हैं, ठीक इसी विनाशकारी प्रदूषण के कारण। ढाका शहर में 5,000 से अधिक झुग्गियां हैं, जिनमें लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। वस्त्र उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव इन लोगों के जीवन पर विनाशकारी है। यहाँ सभी मुझे समुदाय के अंदर देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम कोरैल बोस्टी में हैं, जो पूरे देश की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक है। वास्तव में ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि 1990 के दशक से 2000 तक विशेष रूप से डकार शहर ने रूपांतरित किया, या बल्कि विकृत किया, क्योंकि झुग्गियों का जन्म हुआ। मजदूरों के लिए झुग्गी बस्तियां बनाई गई थीं। लाखों लोग कपड़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शहर में उमड़ पड़े। वह कपड़े जो पश्चिम चाहता था,
अर्थात फास्ट फैशन। इन कामगारों को अब इन टिन के घरों जैसे जर्जर घरों में रहना पड़ता है, जहां सुरक्षा, प्रशंसा, वास्तव में एक मृग तृष्णा। झुग्गियों में फैक्ट्रियां खोजना मुश्किल नहीं है, वे हर जगह हैं, लेकिन एक विशेष क्षेत्र है, अर्थात टिनरियां, जो उन चमड़ों को संसाधित करने के लिए ग्रह पर सबसे विषाक्त स्थानों में से एक होने के लिए एक दुखद रिकॉर्ड रखता है, जिन्हें विभिन्न यूरोपीय देशों, विशेष रूप से इटली में निर्यात किया जाएगा। अनुमान लगाया गया है कि इस तरह की चमड़ा बनाने की फैक्ट्रियों हर साल शहर के भूजल में लगभग 6000 घन मीटर जहरीले पदार्थ हर दिन शहर के भूजल में